आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। सुनाइए दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे, जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। और जी हाँ, बरसात का भी मौसम है तो कहीं कहीं बरसात का भी लुत्फ आप ले रहे होंगे। लेकिन बरसात में कभी कभी जब बारिश रुक जाती है तो हब्स की सी कैफियत हो जाती है। ऐसे में बकौल शायर हब्स इतना है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग चाहते हैं कि चाहे गर्म हवा ही चले, हवा चलनी चाहिए। बहरहाल याद रखिए कि हवा गर्म हो या सर्द हो हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि हवा साफ हो। हम और आप मिलकर हवा को साफ कर सकते हैं, यानी माहौलियात की तरफ हम और आप मिलकर तवज्जो दें तो यकीनन आने वाली नस्लों को साफ हवा मैसर होगी। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम इस हवा को कैसे साफ करें। ध्यान रखिए कि जो कुछ प्लास्टिक या कचरा हम जलाते हैं वो हवा में शामिल होकर पॉल्यूशन का बड़ा जरिया बनता है। इसके तोड़ का एक वाहिद इलाज है दोस्तों, एक नन्हा सा पौधा लगाइए, बच्चे की तरह परवरिश कीजिए और जब वो तनावर दरख्त बनेगा तो न सिर्फ आपके घर का और आसपास का मंजर बदलेगा बल्कि आने वाली नस्लों के लिए साए और साफ हवा का सहारा भी होगा। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर सबिहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबिहा का पुरखुलूस आदाब, नमस्कार। कैसे मिजाज आप सबके। आज का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हम एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस्तकबाल है आप सबका। और बताइए, देखिए जश्न आज़ादी का माहौल अभी भी बरकरार है। हालांकि 15 अगस्त गुजर चुका है, लेकिन ये तकरीब ही इस कदर ज़बरदस्त होती है, इस कदर वसी पैमाने पर अजीमुश्शान तरीक़े से मनाई जाती है कि इसके असरात इस पूरे महीने ही महसूस किए जाते हैं। खैर चलिए, अब पहले सबसे नज़र डालते हैं अब तक की अहम सुर्खियों पर। नेपाल में भारत की इमदाद से शुरू किए गए प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए काठमांडू में दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में दहशतगर्दों के एक हमले में सिक्योरिटी अफवाज के 3 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, भारत ने पाक फायरिंग का दिया मुंह तोड़ जवाब। मूसलाधार बारिश से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाके जेर आब। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशनगोई। कौमी राजधानी दिल्ली में इतवार के रोज कोरोना वायरस के सिर्फ 652 मामला सामने आए। शिफायाबी की शरह 90% से ज्यादा। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 19,19,842 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की शरह 72.51%। और न्यूजीलैंड में कोविड-19 के नए मामला सामने आने के बायस पार्लिमानी इंतखाबात 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। और देखिए, मतलब बड़ा अच्छा लगा ये जानकर के आहिस्ता आहिस्ता ही सही अब हम इस वबाई बीमारी को मात देते जा रहे हैं। और उम्मीद यही है कवी कि जैसे ही वैक्सीन आती है मार्केट में सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ बदल जाएगी। फ़िलहाल डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं अभी भी इस हवाले से, या फिर कुछ और दूसरी उनकी हिदायत और तजावीज़, आइए देखते हैं। I would be talking about some basic things about coronavirus today, which most of you know, but in this age of information, we also have lots of misinformation. So we will try to discuss about those things. Now the first question which comes to our mind is, what is coronavirus? Is it a new thing or which is happening something it has been happening for so many years? आप लोगों ने बुक्स में भी देखा होगा कि 1970s की बुक्स, 1990s की बुक्स में भी दिखला रहे थे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोई नई चीज़ नहीं है। कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन हम लोगों को मिली है 2019 में वो नई है। इसी को हम लोग कोविड कहते हैं। कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज। और क्योंकि 2019 में ये हम लोगों को मिली तो इसको हमने कोविड-19 का नाम दे दिया।
लेकिन है ये पुरानी इन द सेंस के इसी ग्रुप की बहुत सी बीमारियां जैसे सार्स, जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सब हुआ करती थी। अब ये बीमारी हमारे अंदर जब आ जाए हमको कैसे पता चलेगा, क्या इसकी सिम्टम्स हैं, क्या इसकी लक्षण है, क्या इसकी सिफात है? बुखार जो किसी भी बीमारी के साथ हो सकता है, टायर्डनेस मतलब थक जाना, और ड्राई कफ। कुछ लोगों को नेजल कंजेशन भी होता है और सूखी खांसी के अलावा सोर थ्रोट और कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीमारी बहुत से लोगों को इन्फेक्टेड तो होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं मिलता है। और इन चीज वो मतलब क्या हुआ सिम्टम नहीं मिलता कि वो अपने को अनवेल नहीं फील कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो WHO कह रहा है कि 6 में से एक ही आदमी ऐसा होता है, एक पर्सन ऐसा होता है जिसको सीरियस इलनेस हो जाती है और उसको जो है डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो जाती है। तो परेशान होने की चीज, लेकिन इन चीजों का हमको ख्याल रखना है कि 6 में से एक कोई होती है। और कौन लोग हैं वो जिनमें ज्यादा चांसेस होती हैं? ओल्ड एज के साथ साथ उनके साथ अगर कोई कोमॉर्बिडिटी हो, कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई और बीमारी हो, जैसे डायरिया है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे जो आमतौर पे हमारे न्यूज़पेपर तो नहीं कहेंगे, न्यूज़पेपर तो काफी जिम्मेदारी से काम करते हैं, मीडिया चैनल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ट्विटर पे चीजें आ रही हैं। जैसे सबसे पहली चीज आ रही है कि ये जो 5G मोबाइल नेटवर्क है इससे फैल रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे अभी 5G मोबाइल आया भी नहीं है, तो लेकिन वहां पे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। सो प्लीज रिमेंबर, मोबाइल नेटवर्क्स डू नॉट स्प्रेड एनी फॉर्म ऑफ कोविड वायरस। दूसरी चीज, अब लोग परेशान हैं तो क्या कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम एक्सपोज हो जाए सन में और हमारा टेम्परेचर बाहर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए तो हम बच सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटरनल टेम्परेचर से मतलब है इसका, एक्सटर्नल टेम्परेचर से इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि एक बार अगर हमको कोरोना वायरस हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास जिंदगी भर वो रहेगा, हम ठीक भी हो सकते हैं। बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि एक बार कोरोना वायरस हो गया तो फिर जिंदगी भर के लिए हमारे पास रहेगा। नहीं, कोरोना वायरस से लोग निगेटिव भी हो रहे हैं जिनको हम लोग क्योर्ड कह रहे हैं। एक बहुत ही मजेदार चीज वीडियो हम लोगों ने देखा होगा कि आप 10 सेकंड के लिए सांस रोकें और अगर खांसी आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको बीमारी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये बीमारी रेस्पिरेटरी बीमारी है जिसका सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरिकल टेस्ट की वजह से ही, इन्वेस्टिगेशन करा के ही हम कोई इसका तशवीश कर सकते हैं, उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। इस तरह की ब्रेथ होल्डिंग से आप लोग परेशान ना हो। फिर अल्कोहल की बात करें, बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम अल्कोहल ले लेंगे वो जो है हमको कोविड से बचा लेगा। अल्कोहल के अपने नुकसानात हैं, इसलिए आप इनसे बचें और सिगरेट और अल्कोहल दोनों को ही आपको अवॉइड करना है। फिर एक और बहुत आजकल खास तौर पे कंट्री लाइक इंडिया में हो रहा है कि गर्म कंट्रीज में, ह्यूमिड कंट्रीज में अगर ये बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बीमारी हर जगह हो रही है। फिर मैं आपसे बता दूं, ये बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से मतलब होता है वायरस का, ना कि एक्सटर्नल टेम्परेचर से, और इसलिए इस बीमारी का भी इस तरह से कोई चीज नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपको बताता चलूं, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं और मैं WHO की जो साइट्स हैं वहां से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, तो आप फौरन इसको वहां से रेफर भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम हॉट बाथ ले लें उससे हम क्या कहते हैं बच सकें। नहीं, उससे भी कुछ नहीं होना है। ना ही अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट लैंप या हेयर ड्रायर से हाथ साफ करने से भी ये वायरस से कोई ज्यादा फायदा नहीं होना है। आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि एक वीडियो दिखलाते हैं या फोटोग्राफ दिखलाते हैं कि हम स्कैनर्स यूज कर रहे हैं, थर्मल स्कैनर्स तब कामयाब है जब किसी को टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बताता है। हमारा आमतौर पे जो बॉडी टेम्परेचर है 36.5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जब उससे ज्यादा हो जाता है तो वो थर्मल स्कैनर्स जो है उसको हमें बताने में मदद करते हैं। लेकिन याद रहे, बीमार होने के लिए 2 से 10 दिन चाहिए इन्फेक्शन होने के बाद होगा। अगर हम अपने बॉडी के ऊपर क्लोरीन या अल्कोहल डाल लें, नहीं, फिर मैं कहूंगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमको जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, हाथ धोने के लिए ही काम इस्तेमाल लेना चाहिए, हाथ, उसके अलावा किसी चीज के लिए नहीं। अब कुछ लोग बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हमारे पास कोई वैक्सीन है इसके लिए, तो अभी तक तो कोई वैक्सीन नहीं है। हमारी और निमोनिया की वैक्सीन जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या इसमें फायदा करेगी? नहीं। न्यूमोकोकल वैक्सीन और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है वो उस मखसूस बीमारी के लिए है, इसके लिए अभी हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। हाँ, ट्रायल जरूर चल रहे हैं। फिर लोग कहते हैं अगर नाक से ये फैल रही है, मुंह से फैल रही है, अगर हम बार बार अपने नाक को नेजल सलाइन से साफ करें तो क्या इससे फायदा होगा? नहीं, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ मुंह ठीक से धोते रहें, वही कारगर होगा।
कुछ आर्टिकल्स आए कि गार्लिक लहसुन है इसको खाने से सुना है कि कोरोना वायरस नहीं होता है। देखिए, लहसुन जो है एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है, ये अच्छी चीज भी है, लेकिन इसका भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इसका कोई कोरोना वायरस से लेके कोई ताल्लुक है। क्या हमारे पास कोई दवाएं हैं इसकी? नहीं, हमारे पास कोई भी अभी एंटीवायरल ऐसी दवा नहीं है जो हम कोरोना वायरस के मरीजों को दे सकें। एंड व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड नो ड्रग्स, आई मीन नो ड्रग। आई डोंट वांट टू नेम दोस ड्रग्स, बट देयर हैव बीन नो एविडेंस टिल नाउ दैट एनी ड्रग इज इफेक्टिव in prevention or treating coronavirus. Now, there is one more question which people are asking. Lots of media also is trying to ask these questions कि क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है एयरबॉर्न भी? अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट है, क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन एयरबॉर्न भी है? नहीं, कोरोना वायरस इन्फेक्शन आज की डेट में हमारे पास जो नॉलेज है उसमें कहीं एविडेंस नहीं है कि ये जो है एयरबॉर्न है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा हैवी वायरस है और ये स्नीजिंग और कफिंग से जो ड्रॉपलेट बनते हैं वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं और सरफेस पे आ जाते हैं। इसीलिए जो चीजें हम ज्यादा छूते हैं, फॉर्माइट्स जिसको हम कहते हैं, उनकी सफाई करते रहना चाहिए। अब जब हमने इतनी सारी बातें कर ली तो एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं कि प्रिवेंशन इसका हम कैसे करें। प्रिवेंशन का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आप, क्योंकि प्रिवेंशन ही एक तरीका है, क्यों? क्योंकि और कोई इलाज नहीं है इसका। हमको क्या करना है? रेगुलरली और थरली हमको अपने हाथ धोने हैं। कहाँ से? अगर साबुन नहीं है तो हम अल्कोहल बेस्ड स्क्रब से हम हाथ धो सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है कम से कम 1 मीटर की। अगर कोई, इससे क्या होगा कि हमारे पास ये इन्फेक्शन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। हमको अपनी आईज, नोज और माउथ को कम से कम छूना है और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का इस्तेमाल करना है कि इनडिस्क्रिमिनेट स्पिटिंग नहीं करनी है। कफिंग करते वक्त हमको मुंह से अपने किसी टिश्यू से कवर करना है और स्नीज करते वक्त भी हमको उस टिश्यू से कवर करना है। उस टिश्यू को फिर कायदे से डिस्पोज ऑफ करना है। और अगर आप बीमार हैं तो आपको घर में रहना है, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। हम इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का और वो सारे लोग जो आज हमको घर बैठे बहुत सी चीजें दे रहे हैं। खास तौर पे पुलिस, हमारे सैनिटरी स्टाफ, बैंकर्स, ग्रोसर्स, शॉपकीपर्स जो हमको अब सामान दे रहे हैं। एक चीज हम और यहाँ पे कहेंगे कि ये लड़ाई मिलके लड़ी जा सकती है। कोई भी गवर्नमेंट तभी सक्सेसफुल होगी जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। और अगर हमको स्क्रीन करना है अपने को तो एक ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, आरोग्य सेतु ऐप। उसको डाउनलोड करके हम अपनी उसके अंदर डिटेल्स भी डाल सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, उर्दू शायरी में कई तहरीकात आई और गई, लेकिन उर्दू गजल अपनी रिवायत से इनराफ न कर सकी। वक्त के साथ साथ मज़ामीन तब्दील होते गए। खासतौर पर अगर नज़्मों का जिक्र किया जाए तो उर्दू शायरी में नज़्मों ने एक अहम मुकाम बनाया है। वो जंग आज़ादी का मामला हो, यानी जद्दोजहद आज़ादी के हवाले से हो, या वतन परस्ती की नज़में हो, या रूमानी नज़में हो, या फिर उस कर्ब की जिसे एक इंसान, हसास दिल इंसान महसूस कर सकता है। जानिसार अख्तर का शुमार हमारे उर्दू के उन शोरा में होता है जिन्होंने न सिर्फ गज़लें कहीं, फिल्मी नगमे लिखे, बल्कि खूबसूरत नज़में भी तहरीर की। आज आपके लिए हम लाए हैं अपने उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से जानिसार अख्तर साहब की एक रिकॉर्डिंग। पेश खिदमत है कलाम शायर। एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, उन्वान है तन्हाई। मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ, कोई मुझको अपना ले। मैं बहुत अकेला हूँ, कोई मुझको अपना ले। खो गए कहाँ जाने मेरे चाहने वाले। मैं बहुत अकेला हूँ, ज़हन का ये सन्नाटा, रूह की ये तन्हाई। ज़हन का ये सन्नाटा, रूह की ये तन्हाई। कौन नाप सकता है जख्म दिल की गहराई। ज़हन का ये सन्नाटा, रूह की ये तन्हाई। कौन नाप सकता है जख्म दिल की गहराई। ये नफस नफस दर्दे बेकरां की अंगड़ाई। ये नफस नफस दर्दे बेकरां की अंगड़ाई। मौत जिस तरह मुझसे जिंदगी का बदला ले। मैं बहुत अकेला हूँ, कोई मुझको अपना ले। खो गए कहाँ जाने मेरे चाहने वाले।
ख्वाब हो गई बातें हम मजाक यारों की, ख्वाब हो गई बातें हम मजाक यारों की, छिन गई निगाहों से सूरतें निगारों की, छिन गई निगाहों से सूरतें निगारों की, सो गई कहाँ जाकर चांदनी बहारों की, सो गई कहाँ जाकर चांदनी बहारों की, दिल के गिर्द रख्ता थे कितने नूर के हाले, मैं बहुत अकेला हूँ कोई मुझको अपना ले, हर कदम पे खून गश्ता, हर कदम पे खून गश्ता रोशनी मिली मुझको, हर कदम पे खून गश्ता रोशनी मिली मुझको, मुफलिसी के साये में चांदनी मिली मुझको, और मैं कदे के रस्ते में तिश्नगी मिली मुझको, तिश्नगी जो पी डाले बढ़ के जहर के प्याले, मैं बहुत अकेला हूँ कोई मुझको अपना ले, खो गए कहाँ जाने मेरे चाहने वाले, लुट गई बिसाते दिल, लुट गई बिसाते दिल, उठ गए वो दीवाने, लुट गई बिसाते दिल, उठ गए वो दीवाने, तुम दो तेज शोलों से खेलते वो परवाने, किससे पूछिए जाकर, किससे पूछिए जाकर खो गए कहाँ जाने, सुबह 9 के शायद आई शाम गम के मतवाले, मैं बहुत अकेला हूँ कोई मुझको अपना ले, अब तलब नहीं कोई इल्तिजा नहीं कोई, अब तलब नहीं कोई इल्तिजा नहीं कोई, अब दुआ नहीं कोई मुद्दा नहीं कोई, अब सनम नहीं कोई अब खुदा नहीं कोई, अब न सुबह के आंसू अब न रात के नाले, मैं बहुत अकेला हूँ कोई मुझको अपना ले, खो गए कहाँ जाने मेरे चाहने वाले, फिक्र के अजाबों से, फिक्र के अजाबों से, अक्ल की पनाहों से, ज़ुहद के फरेबों से, इश्क के गुनाहों से, बेकरार गुजरा हूँ जाने कितनी राहों से, फिक्र के अजाबों से, अक्ल की पनाहों से, ज़ुहद के फरेबों से, इश्क के गुनाहों से, बेकरार गुजरा हूँ जाने कितनी राहों से, लाओ आज गिन डालूं अपने पाँव के छाले, मैं बहुत अकेला हूँ कोई मुझको अपना ले, खो गए कहाँ जाने मेरे चाहने वाले, मैं बहुत अकेला हूँ। दोस्तों, बच्चों की तरबियत का मामला बड़ा अजीब होता है। अगर बच्चों को शुरू ही से तरबियत की जाए तो यकीनन एक न एक दिन वो बड़े इंसान बन जाते हैं। बच्चों का अदब तख्लीक करना बड़ों के अदब से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आसान लफ्जों में अहम बात को कहना बहुत मुश्किल है, जबकि भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी बात को आप वाज़ेह कर सकते हैं। बच्चों के लिखने वालों में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों के लिए अच्छी कहानियां लिखी हैं, अच्छे मज़ामीन लिखे हैं और इस्लाही नज़में वगैरह लिखी हैं। इन्हीं में एक नुमाया नाम फिलहाल हमारे पास हैं, जनाब रौनक जमाल साहब। आप अपना तारुफ भी कराएंगे और बच्चों के लिए एक सबक आमूज कहानी जो वाबस्ता है मिसाइल मैन जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब से, वो सुनाएंगे आपको। मेरा नाम रौनक जमाल है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ का बाशिंदा हूँ। मेरा पोल्ट्री का कारोबार है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका उन्वान है एक रोटी। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत व लगन की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगे और तुम भी सच्चाई और ईमानदारी के दिल से कायल हो जाओगे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरियाए हिंद मिसाइल मैन जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने मुल्क को वो एटमी ताकत अता की है कि अब हमारा मुल्क ता क़यामत सारी दुनिया के सामने सीना ताने खड़ा रहेगा।
और कमज़ोर ममालिक की मदद भी करता रहेगा। इतनी शानदार और ताकतवर बेमिसाल मिसाइल ईजाद करने वाला, जिसका सारी दुनिया लोहा मानती है, अक्सर आटे की एक मामूली रोटी सामने आ जाने से बेचैन हो जाया करता था। जी हाँ, हमारे साबिक सदर जमहूरिया हिंद अक्सर रोटी को देखकर बेचैन हो जाया करते थे। उनके अंदर का बेटा माँ की अज़मत व मोहब्बत को दिल ही दिल में सलाम करने लगता था और माँ को याद करके आज़ुर्दा होकर आंखें नम कर लेता था। कलाम साहब के दिल व दिमाग और सांसों में माँ ही माँ बसी हुई थी। कलाम साहब हर पल हर लम्हे अपनी माँ को याद करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि वो जो कुछ भी हैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से है। ये उस ज़माने की बात है जब 1941 में कलाम साहब सिर्फ 11 साल के थे। वो दूसरी जंग अज़ीम का ज़माना था। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया की किल्लत सारे मुल्क में थी। मिट्टी का तेल भी राशन कार्ड के ज़रिए ही बमुश्किल मिल पाता था। कलाम साहब का घरेलू नाम छोटू था। छोटू बचपन ही से पढ़ाई में होशियार था और खूब दिल लगाकर मेहनत से पढ़ाई करता था। छोटू की पढ़ाई से लगन व दिलचस्पी देखकर कलाम साहब की माँ उनके लिए मिट्टी का तेल बचा कर रखती थी, ताकि कलाम साहब के लिए देर रात तक लालटन जलती रहे और उनकी पढ़ाई में खलल पैदा न हो और छोटू अच्छे नंबरों से कामयाब हो। उन दिनों हर शाम को कलाम साहब की वालदा अपने देवर और सब बच्चों के लिए नाप तोल कर मिले राशन से खाना बनाती थी और राशन कार्ड के ज़रिए मिले आटे की रोटियां बनाकर सभी बच्चों में बराबर बराबर तकसीम कर देती थी, ताकि सबकी भूख बराबर मिटे। लेकिन कलाम साहब की भूख गिनती की रोटी से नहीं मिट पाती थी और वो माँ से ज़िद करने लगते थे कि माँ और रोटी दो ना। और कलाम साहब की माँ बेटे के ज़िद करने पर अपने आंचल से निकाल कर एक रोटी उनकी जानिब बढ़ा देती थी। कलाम साहब हर दिन माँ से ज़िद करते और रोटी पा लिया करते थे। उनके बड़े भाई ने जब कलाम साहब की ये ज़िद हर दिन देखी तो एक रोज़ कलाम साहब को प्यार से समझाते हुए कहा, छोटू, तुम रोज़ माँ से रोटी के लिए ज़िद करते हो और माँ तुम्हें हर दिन आंचल से निकाल कर चुपके से रोटी दे देती है। जानते हो वो रोटी कहाँ से आती है? छोटू, कलाम साहब ने मासूमियत से पूछा, कहाँ से आती है भैया? माँ हर दिन तुम्हें अपने हिस्से की रोटी खिला देती है और ख़ुद भूखी रहती है। ये सुनते ही कलाम साहब सकते में आ गए। वो कुछ कह न सके, उनकी आंख से आंसू बह निकले। उन्होंने इसी वक्त अहद किया कि अब वो रोटी के लिए ज़िद नहीं करेंगे और आज से दिल लगाकर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे और माँ को कुछ बनकर दिखाएंगे। उसके बाद कलाम साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आखिरकार एक दिन वो दुनिया के मशहूर साइंसदान बन गए। अपने मुल्क को एटमी तवानाई से लैस किया और ऐसी मिसाइल बनाकर दी कि जिसका सानी फ़िलहाल दुनिया में नहीं है। उसी की बदौलत मुल्क के सियासी रहनुमाओं ने उन्हें मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर जमहूरिया हिंद पर विराजमान कर दिया था। कलाम साहब जब तक ओहदे पर रहे, सच्चाई ईमानदारी से अपने ओहदे का हक अदा करके मुल्क की खिदमत करते रहे और हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन करते रहे। जिस दिन वो अजीम ओहदे से सुबुकदोश हुए, दुनिया को एक सबक देकर राष्ट्रपति भवन को अलविदा कहा। 5 साल तक मुल्क के सबसे अजीम ओहदे को इज्जत बख्शने के बाद कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो उनके साथ सिर्फ 2 बैग थे, जिनमें से एक में उनके कपड़े थे और दूसरे में किताबें थी। तो देखा बच्चों, तुमने सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और लगन की वजह से एक मामूली बच्चा, पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था, मुल्क के सबसे बड़े ओहदे को रौनक बख्श कर सुबुकदोश हुआ तो अपने पीछे सच्चाई, ईमानदारी और सादगी की मिसाल भी छोड़ गया। कलाम साहब को उनकी लगन, ईमानदारी और सादगी की वजह से दुनिया ता क़यामत याद रखेगी, क्योंकि वो एक सच्चे और ईमानदार इंसान थे। तो आओ बच्चों, आज हम भी अहद करते हैं कि हम भी ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी को ही अपनाएंगे और तरक्की करेंगे। सब्र का दामन किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सब्र ही सच्चाई, ईमानदारी का रास्ता है जिस पर चलकर दुनिया को फतह किया जा सकता है।
जी दोस्तों, अब जिक्र चूंकि बच्चों का हो रहा है तो आपके लिए हम एक बच्चे को लाए हैं। बच्ची कितनी होशियार है, कितनी बेदार मगज है, ये आप उसके ख्यालात सुनकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये आपको कोरोना के बारे में कुछ बातें समझाएंगी अपने मुख्तलिफ अंदाज में, और बहुत ही हौसलामंदी के साथ वो अपनी बात रख रही हैं आपके सामने। जरा तवज्जो से सुनिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो पहला वाला क्या है, जो लोग थे वो तो कोरोना वायरस से बिल्कुल डरते थे कि उनको कुछ हो ना जाए, कि वो तो घर में रहते थे। लेकिन अगर वो कोई भी अगर बाहर निकला तो पुलिस तो उन्हें अंदर कर देगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दूसरा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्या होता है कि जो कोरोना वायरस होता है ना, वो पूरे देश में फैल जाता है। इसलिए देश में फैलने से किसी को बुखार, खांसी, नज़ला, उल्टियाँ, तबीयत ख़राब और नज़ला भी हो जाता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, उल्टियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से उनमें बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपने हाथ को लगातार साबुन या लोशन आता है उससे धोएं, साबुन से धोएं, या अगर आपके घर कोई लोशन आता है तो उससे भी धोएं। लगातार साबुन से धोएं और लोशन से धोएं। और तीसरी बात ये है कि खाने से पहले भी अपने हाथ साबुन या लोशन से धोएं। और अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उसको कम से कम 1 मीटर की दूरी बना रखे थे। क्या होता है कि कोरोना वायरस तो ऐसी अजीब सी चीज होती है जिसको आप जान नहीं सकते हैं कि वो क्या चीज, आपको नजर भी नहीं आएगी वो चीज। तो क्या करते हैं लोग, अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। और अगर लोगों को कभी कभी उनमें बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है, कभी बीमारी फैलनी उनमें शुरू हो जाती है। तो आपकी मुझसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को भी कहें साबुन से, लोशन से धोएं और खाने से पहले भी धोएं, खाने के बाद भी धोएं। और अगर आप पार्क चले जाएं बच्चों को लेके, या कहीं घूमने या किसी के घर लेके चले जाएं, तो वहां पे भी उनको हाथ धुलवाएं और घर आके भी हाथ धुलवाएं। तो क्या होता है, बच्चे कभी कहीं भी हाथ लगा लेते हैं, और जहां हाथ लगाते हैं वहां उनके हाथों में जर्म्स चले जाते हैं, और वो जहां पे भी मुंह में लेते हैं वो कीटाणु उनके पेट में, इसलिए बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और माँ बाप को कुछ समझ नहीं आता क्या होता है। इसलिए मैं आपसे यही कर रही हूँ, मेरा आपसे यही वादा है कि अपने बच्चों को समझाएं, ये पैसेज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएं। और अगर बच्चे नहीं माने तो उनको डांटें या मारने की जरूरत नहीं है, बस उनको एक बार प्यार से समझा लें, वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैंने आपको ये सब बता दिया है, तो इसलिए मैं भी अपना हाथ धो रही हूँ, मैं भी अपना हाथ लगातार धो रही हूँ। मैं आपको अपनी बचपनों के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, जब मैं छोटी थी कि मेरी मम्मी तो मुझे हर रोज कहती थी, बेटा हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो लो। लेकिन मैं बिल्कुल भी मम्मी की बात नहीं मानती थी, और मम्मी मुझे हर रोज टोकती थी, हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो लो। मैं किसी भी जगह हाथ लगाती थी और कभी हाथ नहीं धोती थी। तो एक दिन क्या होता है कि मेरे पेट में हो जाता है दर्द, और मुझे बुखार भी हो जाता है, और मुझे उल्टियाँ लग जाती हैं। तो क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि मैं अपनी मम्मी को बोला कि वो मुझे डॉक्टर क्या लेके जाए, मुझे डॉक्टर क्या लेके गई। तो इसलिए डॉक्टर ने बताया कि इनके पेट में, इनके हाथ में जो कीटाणु थे उन्होंने अपने मुंह में लिए, और अब इनके पेट में तो हो जाएगा दर्द। तो मैं बहुत रोई, इतना ज्यादा मैं कभी भी ऐसे डिस्टर्ब कभी नहीं हुई थी मैं। तो
इंजेक्शन लगाया। मुझे जरा सा भी तकलीफ नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा बस जैसे चींटी ने काटा हो। बस उन्होंने इंजेक्शन लगाया, फिर कॉटन लगाई, फिर टेप लगाया, फिर पट्टी वट्टी करी, फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया। उसके बाद से मैंने अपनी मम्मी की हर बात मानी, हाथ भी धोए, बिल्कुल हाथ धोए, परफेक्टली हाथ धोए। और मैं जिसको भी देखती कि वो अपने बच्चों को नहीं देख रहा है, मैं उनको भी समझाती। मैं हर रोज हाथ धोती और जो नहीं धोता था उन लोगों को जरूर से जरूर समझाती थी। तो आज की मेरे ये थी मैसेज, आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अब एक बच्ची को हम आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। कहते हैं कि जज्बा हुब्बुल वतनी जो है सिर्फ मखसूस दिनों के लिए नहीं होता, ये हमेशा रहता है, और खासतौर पर उन बच्चों के जहनों में जिनकी तरबियत में शुरू से ही इसको शामिल किया जा चुका हो। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची सना खुलूद, जो आपको वतन परस्ती से सरशार नज्म सुनाएंगी और अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। Respected Principal Ma'am, Branch Head Ma'am, Honorable Teachers, Guests and all my dear friends. Happy Independence Day to you all. Myself Sana Khulud of class 2nd Sparkle, and today I will recite a poem, आज तिरंगा फहराता है। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा ये देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छाया से छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद। तो ये थी सना खुलूद, किस कदर जुर्रतमंदी के साथ, हौसले के साथ आपके सामने रूबरू थी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस बच्ची को मुस्तकबिल में हर कदम पर कामयाबी अता करे, आमीन। और फिलहाल तो दोस्तों आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है, लेकिन वही दो बातें, यानी जिसे कहना चाहिए कि टीप का बंद, हाथ बराबर धोते रहिए, अपनों के पास रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपने अपने घरों में रहिए, बाहर जरा कब निकलिए। फिर इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात इस वादे के साथ। अपनी मेजबान शमीम उस्मानी को सबीहा फजल के साथ दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।